हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th एनसीईआरटी। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट। आज हमारा इसका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। कल की वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये दोनों हमने फंडामेंटल राइट्स कल देखे थे। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखे, तभी आपको कॉन्टिन्यूशन में समझ में आएगा। आज हमारा आर्टिकल जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कि जब देखो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी फोर्सफुली हमसे कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, अननेसेसरी या फिर कोई भी ऐसी हजार्डस कंडीशन में हमसे कुछ काम, इलीगल काम करा सकता है। ठीक है, या हमसे कोई फोर्स लेबर के तौर पे काम करा सकता है। तो ऐसा नहीं है। इन सब से बचने के लिए, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए हमें ये राइट मिला है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, आर्टिकल 23 और 24 इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर ये राइट हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 से लेकर 30, ये दो आर्टिकल इसमें आते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा राइट है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है। तो अब हम वन बाय वन सारे जो हमारे राइट्स हैं वो हम देखेंगे। कल हम 2 कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा स्टार्ट करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कल हमने 2 अपने आर्टिकल बार आर्टिकल हो रहा है, राइट हम पूरे कर चुके हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हमने देखा था और राइट्स ऑफ एक्यूज भी हमने देखा था। अब आज हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये देखिए कि बहुत से हम आज भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे चीज़ देखी जाती है कि कुछ लोग जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल जो लोअर कास्ट से आप किसी को समझते हैं, या फिर आप किसी को बुली करते हैं, या कि आज बहुत सारे आपने ये केसेस भी देखे होंगे ना कि जैसे ह्यूमन जो है कि ह्यूमन का भी बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, किसी को स्लेव बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के एक्सप्लॉयटेशन ही है। तो जो फेलो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, एक फॉर एग्जांपल जो मेजोरिटी में एक इंसान है, वो एक माइनॉरिटी वाले इंसान को एक्सप्लॉइट करता है यूजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि करता ही है, यूजुअली करता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 23। ठीक है, कि वन सच, आप हम देखेंगे अब ये वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज बीन बेगर। ठीक है, जैसे जो भीख मांगते हैं, फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से, कुछ मजदूरों से काम तो करा लिया जाता है लेकिन उन्हें उनकी पेमेंट नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक स्कीम भी गवर्नमेंट ने चलाई है, मनरेगा। ठीक है, आप इसके बारे में सर्च करिएगा, मनरेगा स्कीम है ये, जिसमें लोग जो भी लेबर है उसको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव। उन्हें स्लेव की तरह यूज किया जाता है, उनको बेचा और खरीदा जाता है। और ये सब क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ही मना है। Forced labor was imposed by landlords, moneylender and other wealthy persons in the past. ठीक है, तो ये हमारा आता है आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 24, जिसमें ये इसमें बोला गया है कि 14 साल से जितने भी बच्चे हैं, 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये उन्हें किसी भी डेंजरस फैक्ट्रीज या माइंस में काम करना बिल्कुल मना है। ठीक है, कोई भी डेंजरस जॉब करना बिल्कुल ही इलीगल है। उन्हें क्या है, उनका राइट क्या है, एजुकेशन का राइट है, ना कि ये इलीगल काम करने का, फैक्ट्रीज और माइंस में काम करने का। उन्हें क्या, राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट फॉर एजुकेशन।
दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल। फाइन। अब हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक, जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें हमारे जो धार्मिक जितना भी हम अपने धर्मों को मानते हैं, उन्हें हम अपनी जो भी हमें अपना धर्म मानना है, अपना धर्म माने, हम किसी और का धर्म माने, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमें अपने धर्म को अपने बिल्कुल खुले अपने मन से किसी भी हम अपने धर्म को मान सकते हैं। वी हैव चॉइस। फाइन। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice। तो इसी चॉइस को भी इसी इसी देखिए, जो बेसिकली हमें सबसे बड़ा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे रिलीजन एक ही, अगर आप देखा जाए तो सिर्फ जो एक टिपिकल मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जहाँ पे आप हिंदू जो कल्चर है वो ऐसा फॉलो नहीं कर सकते। एक इंडिया ही हमारे एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे हम कोई भी अपना रिलीजन मान सकते हैं। यही एक हमारा डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है। ठीक है। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कभी भी, तो विच राइट ऑफ द इन द फंडामेंटल राइट is considered as the hallmark of the democracy is the right to freedom of religion। पहले ऐसा होता था कि जो रूलर्स थे, जो एम्परर्स थे, different part of the world who did not allow resident of their countries to enjoy the right to freedom of religion। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे जो राजा महाराजा होते थे, अकबर हो गए, मुगल एम्परर्स हो गए, इन सब के टाइम पे ऐसा सच अलाउड नहीं था कि आप कोई भी धर्म को मान लो। ठीक है। फिर आता है हमारा, इन इंडिया एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन। हम इंडिया में क्या है, सब फ्री हैं कोई भी रिलीजन को चूज करने के लिए। अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि देखो कोई भी रिलीजन तो हम चूज कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी कंडीशन है कि क्या कोई बिना रिलीजन को चूज करे भी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। अब भाई हमारी मर्जी, नहीं हमें कोई भी रिलीजन अच्छा लग रहा, ना हमें हिंदू अच्छे लग रहे, ना हमें मुस्लिम अच्छे लग रहे, ठीक है, हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। देखो हम अपने रिलीजन को अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे प्रोपगेट करना है, कैसे फैलाना है, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम धर्म के नाम पे कुछ भी गलत काम करें। किसी औरत के ऊपर अत्याचार करना, ठीक है, बच्चों के ऊपर अत्याचार करना, चाइल्ड मैरिज करना और सती प्रथा, जैसे आपने बहुत पहले सोशल इविल्स देखे होंगे, तो ये सब क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट इन राइट्स पे, मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। गवर्नमेंट कैन पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट, कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। ये हमारा कोई अनलिमिटेड राइट नहीं है। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। कुछ जो सोशल इविल्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है, बहुत सी जगह पे होता है कि इंसानों की बलि दी जाती है, सती प्रथा, बायगमी, ठीक है, सच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेयर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा रही है तो आप जाके कह दो कि नहीं, ये तो हमारे धर्म में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, ये गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट भी इस चीज में इंटरफेयर कर सकती है, बिकॉज दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि बहुत सारे मैं आपको जैसे क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो अब बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी को क्रिश्चियन से हिंदू में जाना है, हिंदुओं को मुस्लिम में जाना है, मुस्लिम को हिंदू में आना है, हिंदू को क्रिश्चियनिटी में जाना है, तो ये कन्वर्जन सबका विलिंगली हो सकता है, ठीक है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली नहीं होगा।
और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एनी फोर्सिबल कन्वर्जन, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट देता है। इट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन। इसीलिए हमारी कंट्री को क्या कहा गया है, इंडिया इज द होम टू सेवरल रिलीजन्स। हमारा जो इंडिया है वो एक सभी धर्मों का घर है। गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। क्यों नहीं है हमारे इंडिया का कोई रिलीजन? बहुत सारे कहेंगे कि नहीं हिंदू है, नहीं मुस्लिम है। नहीं, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म। हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है। सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ठीक है। गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू। और गवर्नमेंट किसी भी एम्प्लॉयमेंट में भी रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और जो कुछ देखो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपने देखे होंगे, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी कुछ अपने उनके स्कूल्स होते हैं, मुस्लिम्स में भी अपने कुछ स्कूल्स होते हैं, ठीक है। वो अपने स्कूल्स में अपने रिलीजन को पढ़ा सकते हैं। वो उनका अपना वो होता है, उसमें रिलीजियस एजुकेशन वो दे सकते हैं। विल दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। लेकिन गवर्नमेंट इस सब में क्या बोलते हैं, फेवर नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। हमारा क्या राइट, हमारा गोल है कि हमें सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को सस्टेन करना है और उसे ही फॉलो करना है। गवर्नमेंट किसी भी उस पे जाके फेवर नहीं करेगी कि ये हिंदू का स्कूल है तो इसको हिंदू, अगर गवर्नमेंट हिंदू है तो वो हिंदू को ही फॉलो करेगी, या मुस्लिम है तो मुस्लिम्स को फॉलो करेगी। नहीं, गवर्नमेंट हमेशा जो हमारी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर के प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें हम देखते हैं ये है आर्टिकल नंबर 29 टू 30। ये दो आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। पहला हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारी कंट्री है इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, जगह जगह पे हर कुछ टाइम हर जगह आप देखोगे कुछ डिस्टेंस पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। ड्रेसेस चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारी डाइवर्सिटी है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को मानता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो ही हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट इज द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। देखो आर्टिकल 29 ये कहता है कि बहुत जो कुछ लोग माइनॉरिटी में भी हैं। माइनॉरिटी से आप लोग एक्चुअली क्या समझते हैं कि जो नंबर में कम है, एक्चुअली नंबर में कम है, वो होते हैं माइनॉरिटी, ठीक है। जिनकी लैंग्वेज और जिनका कल्चर अलग है, बिल्कुल कुछ बहुत ही रेयर बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनको अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, ठीक है, इन्हें प्रोटेक्ट करने का राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट only upon religion. Linguistic and cultural minorities are also included in this provision. Such communities have culture. इनका अपना कल्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। लैंग्वेज होता है, अपनी एक स्क्रिप्ट होती है इनकी अलग। तो इन्हें अपने इसको कंजर्व करना इनका राइट है और उसको डेवलप करना भी राइट है। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। They can preserve and develop their own culture, but government will not, while granting aid to education institutions, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community. गवर्नमेंट सिर्फ इस बेस पे फेवर नहीं करेगी कि गवर्नमेंट उसको क्या बोलते हैं ग्रांट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो उस बेस पे कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन
नहीं गवर्नमेंट कर सकती है। अब हमें अपना नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट ही हमारा राइट है वो देखते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए इतने सारे हमने अपने अभी राइट्स देखे, राइट टू इक्वालिटी, रिलीजन, फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे हमने राइट्स देखे हैं। तो क्या सिर्फ इन सब राइट्स को एक बुक में लिख देने मात्र भर से, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके का एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक सेट ऑफ बुक है प्रॉपर ना, कल मैंने आपको बताया भी था कि हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो रिटर्न हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या सिर्फ उसमें अगर एक बड़े से पेज पे हमने इतने सारे राइट्स लिख दिए, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो राइट मिल गए? नहीं। प्रॉपर जब तक किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगा, तब तक उसका कोई भी सेंस नहीं है। सिर्फ बोलने भर से नहीं होता, लिखने भर से नहीं होता। merely writing down a list of right is not enough, ठीक है, पर इन्हें प्रैक्टिस में लाना, डिफेंड करना अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दिस राइट, ठीक है, ये सबसे मेन चीज है कि इन्हें सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, इन्हें इम्पोज करना, सबसे बड़ी बात तो इम्पोज करना, प्रैक्टिस करना, डिफेंड करना, इन्हें बचा के रखना भी एक सबसे बड़ा काम है। तो यही है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हमारे हैम्पर किया जाएगा, तो ये सब हम तब हम क्या करेंगे, ये हमें इस आर्टिकल 32 के अंडर हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, कि हमारे क्या हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। It is so because the right gives a citizen to approach the High Court or the Supreme Court to get any of the fundamental right restored in their violation. The Supreme Court and the High Court can issue order and directives to the government for enforcement of the right. तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, जाके गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप किसी का भी फंडामेंटल राइट हैम्पर नहीं कर सकते हो, किसी से भी नहीं ले सकते हो। तो अच्छा, इसमें एक चीज और इसमें लिखा नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, पहले हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नॉर्मल केसेस में पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस लाइक, ठीक है। लेकिन एक फंडामेंटल राइट एक ऐसा केस है जिसमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, वेरी स्पेशल ऑर्डर देगा, और कैसे देगा, वो रिट प्रोड्यूस करता है। अब देखो 5 तरीके की ये रिट दी गई हैं। पहली है हैबियस कॉर्पस, इसमें क्या करते हैं कि इट मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर करता है कि अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। जो पर्सन को, जैसे मैंने आपको बताया भी था कल की वीडियो में, कि अगर जो किसी अगर किसी इंसान को, किसी भी पर्सन को अगर उसने कोई भी क्राइम किया है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो यही एक हैबियस कॉर्पस एक रिट है, जिसमें कोर्ट बोल सकता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करें। फाइन। फिर आता है मैंडेमस। मैंडेमस आता है कि अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, जैसे कि द कोर्ट फाइंड दैट द पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक गए, ठीक है, बैंक ने कह दिया लंच हो गया, लंच हो गया 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन लंच होगा। या आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो, वहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं किया गया, आपका काम नहीं किया गया, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे कोर्ट मैंडेमस रिट इशू करेगा और बोलेगा कि आपने पर्टिकुलर और जो ऑफिस होल्डर है उसको बोलेगा कि वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, इज नॉट डूइंग द लीगल ड्यूटी एंड देयरबाय इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तीसरा आता है प्रोहिबिशन।
अब प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो ये लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं, एक्चुअली लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं कि जो when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction, जब लोअर कोर्ट के हाथ से बाहर चली जाती है तो वो बोलते हैं कि अब आप इसको हाई कोर्ट को रेफर करो, भेजो इस केस को ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यू वारंटो। इफ कोर्ट फाइंड दैट द पर्सन इज होल्डिंग बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, जैसे कि एक इंसान है, वो जाके सीएम के चेयर पे बैठ गया, ठीक है, या किसी कोई भी मिनिस्टर के चेयर पे बैठ गया, या किसी डीएम के चेयर पे बैठ गया जाके, और वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो जाके कहेगा क्यों वारंटो, क्यों बैठे हो भाई यहाँ पे, ये बताओ मेरे को पहले तो, जब आप इसके लिए एंटाइटल्ड ही नहीं हो तो बैठे क्यों हो, क्यों बैठे हो, क्यों मतलब क्यों वारंटो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा under this writ the court orders a lower court or another authority to transfer the matter pending before the higher authority of the court। ठीक है, कि जो हायर जो जितनी भी हायर अथॉरिटी हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, उनको ट्रांसफर करे। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि कुछ और मैकेनिज्म भी हमें दिए गए हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। तो ये सारे कमीशन भी हैं जो देखते हैं कि कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैम्पर नहीं हो रहे हैं। जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी है, वो देखता है कि कहीं माइनॉरिटी के राइट्स तो नहीं हैम्पर हो रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन देखता है कि कहीं वुमेन्स के राइट तो नहीं हैम्पर हो रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट देखते हैं कि कहीं शेड्यूल कास्ट के राइट्स तो नहीं हैम्पर हो रहे हैं। तो ये दीज जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं उनके राइट्स को। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा एक, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एनएचआरसी। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या है कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स को ही देखता है एक्चुअली, कि जैसे जो पुअर हैं, जो इलिटरेट हैं और जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो उनके राइट्स तो कहीं हैम्पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बना कब है, ये एस्टेब्लिश हुआ है 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसकी कंपोजिशन क्या है कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखो यहाँ पे चीफ जस्टिस है, यहाँ पे फॉर्मर जज है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, और 2 मेंबर हैं जिन्हें नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। फाइन। और ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है एनएचआरसी का, कि ये जेल्स में जाती है, विजिट करती है और वहाँ पे उनकी कंडीशन को देखती है कि कहीं उनके भी ह्यूमन राइट तो नहीं हैम्पर हो रहे कहीं। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है कि कस्टोडियल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए ये वो ह्यूमन राइट जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो रिकमेंड करता है और उनको देखता है कि कहीं उनके राइट हैम्पर तो उन्हें ह्यूमैनिटी के साथ तो एक्चुअली रखा तो जा रहा है एटलीस्ट, या नहीं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट हैव द पावर टू प्रोसिक्यूशन, it can merely make a recommendation to the government or recommend to the court to initiate proceedings before on the inquiry it conduct। लेकिन जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, किसको, कोर्ट को और गवर्नमेंट को, कि जो है ऐसे जो इन लोगों का राइट्स हैम्पर हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव पॉलिसीज। ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू। और आप ये राइट्स सारे एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा, दोनों वीडियोज को एक साथ देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।